मॉर्निंग एस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री आज पढ़ेंगे। लेसन का नाम है कार्बन और उसके यौगिक। इसमें हमने लगभग 4 वीडियो जो है पढ़ा चुका हूँ और उसके बाद वाला हम लोग जो है पढ़ेंगे। ये इसमें हमने कार्बन यौगिक क्या है, कार्बनिक यौगिक की विशेषताएं क्या होती हैं, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण के बाद से जो है कैसे IUPAC नेम लिखा जाता है, उसका सारणी जो है टेबल बनाने के लिए दिया था। कुछ आप लोगों को जो है दिखाया था कि कैसे बनता है, कैसे IUPAC नाम लिखा जाता है, उसको सारणी बनाने के लिए है। इसके बाद आप लोगों को जो है आगे अब पढ़ना है सजातीय श्रेणी क्या है। सजातीय श्रेणी का मतलब ये होता है कि कार्बनिक यौगिकों का अणुसूत्र व क्रियात्मक समूह समान हो तो उनके अणुओं के बीच 14 के अंतर से घटते अथवा बढ़ते क्रम में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होने लगता है। इस क्रम को ही हम लोग सजातीय श्रेणी कहते हैं। फिर से सुन लीजिए एक बार और। जब कार्बनिक यौगिकों के क्रियात्मक समूह समान हो तो उनके अणुओं के बीच 14 का अंतर आता है। इसके बढ़ते अथवा घटते क्रम में व्यवस्थित होना ही सजातीय श्रेणी का होता है। जो श्रेणियां प्राप्त होगी वो सजातीय श्रेणी का है। जैसे CH4 क्या पढ़ोगे इसको, मेथेन पढ़ोगे। कार्बन का कितना है 12, हाइड्रोजन का कितना होगा 1 × 4। ठीक समझ में। दूसरा C2H6 इसको क्या, इसको पढ़ोगे मेथेन, इसको पढ़ोगे एथेन। तो C2 में कितना हो जाएगा 12 दूना 24 घन 1 × 6 है ना, CH4। इसके बाद CnH2 या ऐसे लिख लिया जाए तो 14 C3H8 12 36। तो इसमें कितना रहा 12, इसमें 24, इसमें 36। ये कार्बन परमाणु का है, लेकिन टोटल परमाणुओं में हम लोग देखें तो 12 × 4 16 इसमें है। इसमें 24 × 6 24 × 6 30। इसमें 12 × 36 घन 1 × 8 बराबर हो जाएगा 36 8 36 44। अब इसमें जो अंतराल आएगा 30 में से 16 निकल जाएगा, कितना होगा 14। इसका अंतराल हम लोग देखें, ये 44 है, इसमें जो कितना आएगा 14। ऐसे ही C4H10 इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसको एथेन, इसको प्रोपेन। प्रोपेन ये होगा, प्रोपेन के पास ये ब्यूटेन आ जाएगा। ब्यूटेन में 12 परमाणु भार होता है कार्बन का, 12 × 4 48 घन, हाइड्रोजन का 1 × 10। टोटल कितना हो जाएगा 48 × 10 48 10 58। ये 58 हो जाएगा। अब 44 में से 58 घटाओगे तो इसमें भी 14 आ जाएगा। तो
सब में कितना अंतराल आ रहा है? 14-14 का अंतराल। ये जब 14-14 का अंतराल आएगा तो इसमें एक निश्चित क्रम वाली सीरीज प्राप्त होती है। वही सीरीज को ही हम लोग होमोलोगस सीरीज अथवा सजातीय श्रेणी कहते हैं। समझ में आया? ऐसे ही हमने एक एल्केन ग्रुप का सीरीज बनाया। कौन सा ग्रुप? एल्केन ग्रुप। एल्केन ग्रुप का जो है देख लिया जाए। एल्केन ग्रुप में जो है आपका कौन सा आ जाएगा? CnH2n ये होता है, अर्थात इसका संरचनात्मक सूत्र है होता है तो CH1 होगा तो 2 CH2 C यहाँ पर 2 होगा तो 2 गुना 4 C2H4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका C3H3 गुना 6 हो जाएगा। यहाँ पर भी निकाले हम जब 12 धन 1 गुणे 2 12 2 14 ये हो गया। इसका जो है आ रहा है, इसका कितना हो जाएगा आपका? 12 दूना 24 24 अच्छा 28 है ना? ये हो जाएगा आपका 28 ये कितना? 14 ये आ जाएगा 28। यहाँ पर आपका कितना आ रहा है? 14 का अंतराल आ रहा है। यहाँ पर देखिए इसको क्या कहोगे? एथिलीन मेथिलीन एथिलीन प्रोपेलीन C3 का भाग क्या है? 36 धन 1 गुणे 6 है ना? तो 36 अच्छा 44 ये 36 12 क्या है? 36 1 गुणे 6 हो जाएगा। 37 38 39 40 41 42 आपका ये आ जाएगा 42। इसमें अंतर कितना आ रहा है? 14 का 28 14 28 के बीच में अंतर कितना आ जाएगा? 14 का ये भी अंतर आ जाएगा। ये जो है 28 और 24 का अंतर कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर अंतर आ जाएगा 8 में से 2 जा 6 गलत लग रहा है। ये कितना है? C3H4 हाँ तो 12 तिहाई 36 यहाँ 42 तो 28 में से 42 निकल जाएगा आपका। भाई कितना है? 12 दूना 24 24 4 25 27 28 हो गया 36। इसमें भी जो तो ये जो है आपका 14 इसमें 28 42 14 का अंतराल ये। तो ये भी इसमें आपका हमेशा अंतराल कितना आएगा? ये आएगा आपका 14 ये 14 के अंतराल वाले जो अंतर आएंगे और उससे जो सीरीज बनेगा वही सीरीज ही आपको सजातीय श्रेणी है ना? क्या हमने बोला? जब कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र या क्रियात्मक समूह को उनको एक निश्चित क्रम में लिखते हैं तो 14 का अंतराल आता है। ये अंतराल वाले से प्राप्त क्रियात्मक समूहों की जो श्रेणियां होगी जो उसका जो है समूह बनेगा इस श्रेणी को ही हम लोग जो है यह होमोलोगस या सजातीय श्रेणी कहते हैं। ये सजातीय श्रेणी की विशेषताएं होती हैं, ध्यान से देखेंगे आप। सजातीय श्रेणी की विशेषताएं होती हैं। निम्न विशेषताएं का हम लोग अध्ययन करेंगे। सजातीय श्रेणी की कौन कौन सी विशेषताएं? सजातीय श्रेणी की विशेषताएं सजातीय श्रेणी की विशेषताएं। सजातीय श्रेणी की निम्न विशेषताएं होती है। पहला विशेषता, सजातीय श्रेणी से प्राप्त यौगिकों को
एक या एक से अधिक समान प्रकार के विधि द्वारा निर्मित किया जा सकता है ना। सजातीय श्रेणी के यौगिकों को एक या एक से अधिक विधि द्वारा निर्मित किया जा सकता है। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है कि सजातीय श्रेणी में प्रत्येक दो निकटतम क्रमवार श्रेणियों के बीच एक निश्चित अंतराल होता है। क्या बोला कि सजातीय श्रेणी के सदस्यों में एक निश्चित क्रमागत अंतराल होता है। तीसरी विशेषता, इन कार्बन यौगिकों के सजातीय समूहों में CH2 लगभग सजातीय श्रेणी के क्रमागत श्रेणी में CH2 का अणुभार निकालोगे तो कार्बन का 12 होगा, हाइड्रोजन का 1 गुणे 2, 12 2 14। ये जो है अणुभार का अंतर आएगा। कितना का? सजातीय श्रेणी के क्रमागत श्रेणी में CH2 कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1, तो 12 धन 1 गुणे 2, 12 2 14। ये जो 14 जो है अणुभार का जो है अंतर दिखाई देगा। अंतर यहाँ पर स्पष्ट होगा, अंतर होता है जो निश्चित है, कांस्टेंट है। चौथा है इसमें प्रत्येक क्रमागत सदस्यों को एक निश्चित संरचना सूत्र द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, सजातीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्यों को एक निश्चित संरचना सूत्र द्वारा यह प्रदर्शित किया जा सकता है। निश्चित संरचना सूत्र द्वारा प्रकट किया जा सकता है। जैसे एल्केन का क्या होता है? एल्केन का CnH2n+2, ये कौन सा होगा? एल्केन। एल्कीन का क्या होगा? CnH2n, एल्कीन। एल्काइन का क्या? CnH2n-2, एल्काइन। आप पढ़ा चुके हैं ऐसे। तो ये श्रेणियां जो है एल्केन को दर्शाएगा, ये श्रेणियां एल्कीन को दर्शाएगी, ये श्रेणियां जो है एल्काइन को दर्शाएगी। ऐसे श्रेणियों के द्वारा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, लेकिन सब में क्रमागत श्रेणियों के अंदर जो अंतराल आएगा 14 एटॉमिक मास का, वो निश्चित हो, वो समान होता रहेगा। सजातीय श्रेणियों के भौतिक व रासायनिक गुणों में क्रमिक वृद्धि या कमी पाई जाती है ना।
इसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी में क्रमशः अंतराल जो है पाई जाती है। ये 5 मेरे विशेषताएं बताएं। कौन कौन सी सजातीय श्रेणी की विशेषताएं हैं? पहला हमने लिखा सजातीय श्रेणी के यौगिक का एक या एक से अधिक विधि द्वारा निर्मित किया जा सकता है। दूसरा हमने बोला सजातीय श्रेणी के सदस्यों में एक निश्चित क्रमागत अंतराल होता है। तीसरा सजातीय श्रेणी के क्रमागत श्रेणी में CH2 12+ अर्थात अणुभार निकालेंगे इसका तो 14 आएगा। यह 14 अणुभार का अंतर होता है। चौथा मैंने बोला निश्चित संरचना सूत्र द्वारा प्रकट किया जा सकता है। पांचवा जो है इन क्रमागत श्रेणी के यौगिकों के अंदर एक निश्चित भौतिक या रासायनिक गुणों में बदलाव आता रहता है, या बढ़ते क्रम में हो सकता है अथवा ये घटते क्रम में जो है हो सकता है। ये हमने आप लोगों को सजातीय श्रेणी के बारे में बताया। सजातीय श्रेणी क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसमें यह आप समझेंगे। किसी भी कार्बनिक यौगिकों के अथवा क्रियात्मक समूहों को एक क्रम में लिखा जाए तो निश्चित क्रमागत तरह के जो है एक श्रेणी पाई जाती है जिसको हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। इस सजातीय श्रेणी में 14 परमाणु भार का अंतराल आता है। इस सजातीय श्रेणी की निम्न विशेषताएं हैं। पहला सजातीय श्रेणी के यौगिकों को एक या एक से अधिक विधि द्वारा निर्मित किया जा सकता है। दूसरा सजातीय श्रेणी के सदस्यों में एक निश्चित क्रमागत अंतराल होता है। तीसरा सजातीय श्रेणी के क्रमागत श्रेणियों में 14 अणुभार का अंतर होता है। चौथा निश्चित संरचना सूत्र द्वारा प्रकट किया जा सकता है, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। पांचवा मैंने बोला कि इन क्रमागत श्रेणियों के भौतिक व रासायनिक गुण में क्रमागत तरह का यह परिवर्तन देखने को मिलता है। ये हमने आपको सजातीय श्रेणी के बारे में बताया। अब सजातीय श्रेणी के जो है कौन कौन से यौगिक हैं, उन यौगिकों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यौगिकों के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। वो अब अलग से यहाँ पर किसी बुक्स में ये अलग चैप्टर के रूप में दिया है, उसके रूप में हम लोग पढ़ा जाएगा। लेकिन इसमें कार्बनिक यौगिक कौन कौन से हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे। पहला हम लोग दहन कंब्यूशन दहन क्या है? ऐसे पदार्थ जिनको वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर उसमें ऊर्जा प्राप्त होती है प्रकाश के साथ, ऐसे पदार्थ को हम लोग ईंधन कहते हैं। और इसके दहन से ऊष्मा व प्रकाश जो है निकलता है। जैसे C+O2 क्या हो जाएगा? CO2। कार्बन को वायु की उपस्थिति में गर्म करें, क्रिया कराएं तो ये प्राप्त होगा। ऐसे ही CH4 को हम लोग वायु की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो CO2 + H2O + हीट एनर्जी ऊष्मा इसमें प्राप्त होगा। इसमें भी क्या होगा? ऊष्मा। इसमें भी उसमें ऊर्जा जो है प्राप्त होगा। ऐसे ही C2H5OH को भी वायु की उपस्थिति में हम लोग गर्म करेंगे तो 2CO2 + 2H2O + हीट एनर्जी उसमें ऊर्जा ये प्राप्त होगा। ये जो है जिसमें से उसमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है वह यौगिक सभी के सभी हम लोग ईंधन के रूप में उसका प्रयोग करेंगे।
है ना। ऐसे यौगिक जिसको वायु की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है, गर्म किया जाता है, तो वह आप कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ जो है यह उष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा दोनों प्राप्त होते हैं। ऐसे पदार्थ जो है ईंधन कहलाते हैं। जैसे आप लोग पुआल जलाते हैं तो उस प्रकाश भी प्राप्त होता है, उष्मा भी प्राप्त होता है। लकड़ी जलाते हैं, गैस जलाते हैं, मिट्टी का तेल कैरोसिन जलाते हैं, तो ये सभी के सभी क्या है, ईंधन है ना। ये जो है, और इन क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, दहन, जिससे हमको उष्मा और प्रकाश मिल रहा है, उस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, दहन कहेंगे। और जिन पदार्थों से मिल रहा है वो पदार्थ हमारे लिए ईंधन। अब ईंधन में कौन कौन से ईंधन का प्रयोग हम लोग करते हैं। ईंधन में प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हम लोग कोयले का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग कोयले, कोयला क्या है, कोयला भी एक प्रकार का कार्बनिक तरह का पदार्थ होता है जो पृथ्वी के अंदर खनिज के माध्यम से या खनन के द्वारा निकाला जाता है। इस कोयले का उत्पत्ति कालांतर में भौगोलिक परिवर्तन के कारण जितने जंगल थे वह चट्टानों के अंदर दब गए और इन लकड़ियों के उच्च दाब व ताप पर रासायनिक परिवर्तन हुआ, विघटन क्रिया हुई, जो लकड़ी ही कोयले के रूप में परिवर्तित है। ये कोयले के रूप में ये पाए जाते हैं जो एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। ये कोयला खनिज के अंदर, खनिज के रूप में पाए जाने वाला एक खनिज तत्व है, खनिज पदार्थ है या खनिज ईंधन है, जिसका उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं, जिसमें तरह तरह के जो है कोयले होते हैं। कोयले का प्रकार, कोयले निम्न प्रकार के होते हैं। पहला बिटुमिन्स कोयला, दूसरा एंथ्रासाइट्स कोयला, तीसरा डाबर कोयला। और भी कोयले की बहुत सी प्रकार या प्रजातियां जो है देखी गई है, लेकिन सबसे अच्छा कोयला जो है एंथ्रासाइट्स कोयला होता है। इसमें कार्बन के अतिरिक्त ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है, जो दहन के बाद ये आसानी से जो है दहन हो सकती है, और साथ ही साथ इससे बनने वाले राख जो है या दहन के उपरांत बचने वाला शेष अवशेष पदार्थ जो होता है वो कम बचता है। जबकि पत्थर वाला कोयला, जिसको बिटुमिन्स, डामर, इस तरह के कोयले को उतना अच्छा कोयला हम लोग नहीं मानते। पूरे विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन चीन करता है, चीन में ज़्यादा कोयला पाया जाता है। भारत में कोयले का ये पदार्थ कम पाया जाता है, जो पश्चिम बंगाल के रानीगंज, बिहार, झरिया अर्थात जो है, अब तो उसमें चला गया, झारखंड में चला गया है, झरिया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इत्यादि क्षेत्रों में भारत के अंदर कोयले जो है प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन फिर भी भारत दूसरे देशों से इसको आयात करता है। ये कोयले का उपयोग, कोयले से हम लोग आवश्यक ईंधन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। जितने आपके बिजली पावर प्लांट्स हैं, थर्मल पावर प्लांट्स के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है, उन सभी विद्युत उत्पादनों में कोयले का उपयोग किया जाता है, जो कोयले को जो है बुरादा बना करके उसके ईंधनों में जो है दिया जाता है, ताप किया जाता है, और ताप के द्वारा तापीय विद्युत घर से बिजली का उत्पादन जो है किया जाता है। जहाँ NTPC भारत में कई जगह स्थापित है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इस नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में ऊंचाहार, इलाहाबाद के पास जो है ये NTPC है, जहाँ से बिजलियाँ जो हैं ये थर्मल पावर कोयले के माध्यम से ही जो है विद्युत का उत्पादन जो है किया जाता है।
अब कोयले के बाद से दूसरा आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम दो शब्दों से मिलकर बना है, पेट्रोलियम। पेट्रो मतलब होता है रॉक या चट्टानी, क्या बोलते हैं इसको? चट्टानी। ओलियम मतलब होता है आयल, तेल। ओलियम मतलब आयल या तेल, चट्टानी तेल। पेट्रोलियम कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो। पेट्रोलियम, पेट्रो चट्टानी, रॉक, ओलियम ऑयल्स अर्थात रॉक आयल या चट्टानी तेल इसको कहा जाता है। ये पेट्रोलियम जो है पृथ्वी के अंदर एक सबसे अधिक गहराई में, चट्टानों की गहराई में पाए जाने वाला ये तेल है, जिसमें C1 से लेकर के C40 तक के हाइड्रोकार्बन इसमें उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त इस कार्बन हाइड्रोजन के अतिरिक्त सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस की भी बहुत कम मात्रा इसके कंपोजिशंस में, बनावट में मिली पाई जाती है। ये C1 से लेकर C40 तक संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अतिरिक्त कौन कौन होते हैं? सल्फर की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा भी इसके अंदर मौजूद होते हैं, जो ये पेट्रोलियम जो है का निर्माण करते हैं। पेट्रोलियम में बहुत सी चीज़ें जो है आपस में मिली होती हैं। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार बहुत से मत हैं, इसमें मेंडलीफ का मत है, पुराने मत हैं, लेकिन आधुनिक मत के अनुसार पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन भौगोलिक परिवर्तन के कारण आदि सागर के जीव जल चट्टानों में दबे, जिस चट्टानों के दबने के कारण उस जीवो जंतुओं के अंदर उच्च ताप व दाब पर रासायनिक विघटन की क्रिया हुई। इस रासायनिक विघटन के द्वारा ही यह जटिल हाइड्रोकार्बन के रूप में परिवर्तित हो। इसलिए जितने तेल कुएं पाए जाते हैं वो सभी के सभी समुद्र के किनारे या कालांतर में वो समुद्रीय क्षेत्र था, उसी जगह पर ही जो है ये पेट्रोलियम के कुएं जो है प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे पेट्रोलियम के उत्पादन के रूप में हम लोग देखें तो विश्व में सबसे अधिक उत्पादन ये USA करता है, जबकि विश्व में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का खपत भी जो है USA करता है। इसके अतिरिक्त UAE, इराक, ईरान, ये आपके जो खाड़ी देश के रूप में जाने जाते हैं, संयुक्त अरब अमीरात और ये सब देश हैं, ये पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं। सोवियत संघ में भी पेट्रोलियम ज़्यादा पाई जाती है। भारत में पेट्रोलियम बहुत कम पाई जाती है। भारत के अंदर असम के डिगबोई, गुजरात के कच्छ के खाड़ी, ये महाराष्ट्र के जो है अरब सागर के अंदर टांबे इत्यादि जगहों पर पेट्रोलियम के कुएं जो है प्राप्त किए गए हैं। भविष्य में और भी बहुत से पेट्रोलियम के कुएं जो है की खोज की गई है, जो इससे ऑयल्स जो है निकाले जाएंगे। लेकिन भारत जो है ज़्यादातर पर पेट्रोलियम के क्षेत्र में दूसरे देशों के ऊपर निर्भर है, दूसरों देशों से जो है इन पेट्रोलियम को आयात करता है अपनी आवश्यकता को पूर्ति के लिए। ये पेट्रोलियम में अब इसके अंदर जो है बहुत से आयंस, बहुत से अन्य तरह के पदार्थ जो है मिले रहते हैं, जिसको हम लोग प्रभासी आसवन के द्वारा एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। प्रभासी आसवन का मतलब जैसे ये पेट्रोलियम को एक पाइप के द्वारा ऊंचे स्तंभ के अंदर जो है पहुंचाते हैं। इन स्तंभों के अंदर अलग अलग टेम्परेचर होता है। इस टेम्परेचर में इसमें इसके अंतर्गत इस टेम्परेचर में ऊपर यहाँ टेम्परेचर अलग होगा, यहाँ टेम्परेचर अलग होगा, यहाँ टेम्परेचर अलग होगा, यहाँ टेम्परेचर अलग होगा। तो ऊपर जो है कम से कम जो है 30 से 40 डिग्री सेल्सियस पर, 30 से 50 डिग्री सेल्सियस पर आपका पेट्रोलियम गैस क्या प्राप्त होगा? पेट्रोलियम गैस।